स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में जैसे कि आपको पहले से पता चल गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं कोटा प्रैक्टिस सेट 09 का, यानी कि ये मॉक टेस्ट नंबर 09 है। अच्छा, हमने इस बार थोड़ा रूल थोड़ा बदला हुआ है। आप वीडियो का लेंथ भी देख सकते हैं कि थोड़ा कम है। कारण क्या है कि इस बार जो हम लोग 50-50 करके 2 वीडियो लाएंगे, है ना। मतलब 50-50 वीडियो करके नहीं, मतलब 50-50 क्वेश्चन करके 2 वीडियो लाने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। जब हम लोग करेंगे तो ये 100 क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 50 ही क्वेश्चन देखेंगे और 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। यानी कि ये जो मॉक नंबर 09 है, ये इसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 जो आएगा दूसरे में, क्योंकि लेंथ बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग भी देखने में थोड़ा ऊब जाते होंगे ना, इतना लंबा, फिर मुझे भी डिस्कस करने में थोड़ा समय लगता है। तो हम लोग 2 भाग में बनाएंगे 50-50 वीडियो करके। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 03, यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 03 कोटा। किसके लिए ज़रूरी है? तो सीजीएल जो एसएससी सीजीएल हो गया, और साथ साथ में जो म्यूनिसिपल का तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, इससे मिलता जुलता जिसका भी सिलेबस होगा उनके लिए भी ये लाभकारी होगा, है ना। तो अगर कभी होगा तो आप जो है मैं इसे इन्फॉर्म कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ई थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं। ये देखिए, ई कैसन सवर लागू है, बताइए। ई कैसन सवर लागू है, जो ये वाला है। ई कह रहा है कि ऐसे ये कैसा सवर लगता है, इसके बारे में बताना है। ई जो है कैसन सवर लागू है, बताइए। ई जो है वो कैसन स्वर लागू है? मूल स्वर है, सजातीय स्वर है, विजातीय स्वर है, या एकरों में कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? कि सजातीय है, विजातीय है, तो क्या हो जाएगा कि मूल स्वर है ना। ई जो है ना मूल स्वर है। अच्छा, मूल स्वर कितने सारे हैं? अ जो है वो मूल स्वर है, ई जो है मूल स्वर है, ऊ जो है वो मूल स्वर है। ये 3 ही हैं जो मूल स्वर कहलाते हैं। तो ये याद रखना है कि मूल स्वर की संख्या जो है 3 है, और कौन कौन सा है जो अभी हमने लिखा है वही सब था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ए कैसन स्वर लागू है, बताइए। ए जो है वो कैसन स्वर लगता है? ए है, ए नहीं है, ए है। बताइए ये कैसा स्वर लगता है? तो ये जो हो जाएगा आपका, क्या ये मूल है, सजातीय है, विजातीय है, एक में कोई ना है। तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा विजातीय जोड़ल स्वर लगता है। ठीक है, क्या है? विजातीय, क्योंकि सजातीय तो आपको बता दिए थे। सजातीय क्या है? जोड़ल नहीं है, विजातीय है। विजातीय में कौन होगा? ठीक है, सजातीय कौन हो जाएगा? मूल स्वर तो अभी बता दिए हम। अच्छा, सजातीय कौन सा होगा? सजातीय से बताते हैं आपको। सजातीय हो जाएगा अ के साथ अमेकर आ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सजातीय। ई के साथ दीर्घई, है ना, ये हो जाएगा आपका ऊ के साथ हर्ष ऊ, है ना। यानी कि हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ, हर्ष ई और दीर्घ ई, हर्ष अ और दीर्घ अ, है ना। तो ये जो तीनों हो जाएगा ये सजातीय हो जाएगा। ठीक है, ये सजातीय। मूल का बता दिए। विजातीय, विजातीय ये सबको स्वर को कहा जाता है विजातीय। ये जो स्वर आप देख रहे हैं ना विजातीय, ये वाला, ये हो गया, ए हो गया, है ना, ओ हो गया, औ हो गया, ऐसे स्वर जो होते हैं ये विजातीय कहलाते हैं। तो आंसर क्या रखना है कि ये जो है ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विजातीय, है ना, विजातीय। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ है दर्द कैसन संज्ञा लागे है, बताइए। दर्द कैसन संज्ञा लागे है? तो दर्द क्या है? भाव को दिखा रहा है ना। जो दर्द है वो तो एक तरह से भाव दिखा रहा है दर्द। तो दर्द जो है भाव दिखा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भाव। अगला चलते हैं। यहाँ लिखा है फौद, यहाँ फौद समझ नहीं पा रहे होंगे, इसको फौज रख दीजिए। ठीक है, फौद जो है खोटा में जो है वो फौद होता है, और हिंदी में फौज होता है। तो फौज में क्या होता है? फौज एक इंसान को तो नहीं कहेंगे, इसमें बहुत सारे लोगों को, है ना। यानी कि पूरा गोट बनाना पड़ रहा है। जब गोट बनाना पड़ रहा है तो जैसी बातें क्या हो जाएगा? गोट बोधक हो जाएगा, है ना। जैसे बाराती में क्या है, बाराती एक नहीं होता, बहुत सारे मिल के बाराती बनता है। उसी तरह से फौज जो होता है वो एक इंडिविजुअल से नहीं बनता है, बल्कि बहुत सारे लोग को मिलाने के बाद बनता है। तो ये हो जाएगा गोटवाचक। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि के कौन कैसन लागे, के या कौन कैसन स्वर नाम लागे, बताइए कैसा। तो के और कौन क्या है? तो एक तो है कि सवाल है ना, ये सवालवाची हो जाएगा ना। के और कौन, कौन तो सवाल पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। के और कौन का, के लागे है रे नहीं बोलते हैं, ये कौन है रे, वहाँ कौन है, तो है ना। तो ये सवाल पूछ रहे हैं हम लोग, तो सवाल पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सवालवाची हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऊ कौन कौन वर्तमान लागे है, स्वनाम लागे है। ऊ कह रहा है, ऊ, है ना, हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ, ये सब रहता तो कौन हो जाता? ई ऊ किसी को सूचक है ना, ये सूचक है, एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लोग सूचक दिखाते हैं, ऊ हमर घर को, देख ऊ हो हमर घर को, तो हम क्या कह रहे हैं? मेरा घर को ऊ बता रहे हैं, ऊ हमर घर को, है ना। ऊ बता रहे हैं कि ऊ मेरा घर, तो हम क्या कर रहे हैं? एक तरह से दिखा क्या रहे हैं? एक तरह से जो है पुरुष तो नहीं होगा, ये पुरुषवाची तो नहीं होगा। ठीक है, ये ठेकान, अच्छा ठेकान, ठेकान देखिए, ठेकान लिखा हुआ है। तो हम क्या है, कोई ठेकाना बता रहे होते हैं, ठेकाना बता रहे थे तभी तो हम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ठेकाना बता रहे हो तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है,
निजीवाची वो तो नहीं होगा ना, वो जो है निजीवाचक नहीं है। निजीवाचक में अगर अपन, ठीक है, अपन रहता, ठीक है, अपन रहता तो हम कह सकते थे कि ये पुरुषवाची है, ये निजवादी है। फिर है सवालवाची, जैसे हम बताए थे कि और कौन, इस तरह के जो है वो हो जाता। तो ये सब नहीं है। नाता गोता, नाता गोता तो हो ही नहीं रहेगा, नाता या संबंध जो इसमें कोई बता नहीं रहा है। तो यहाँ वो जो है वो क्या हो जाएगा, वो ठेकानवाची हो जाएगा, ठीक है। उसके ठेकानवाची पुरुषवाची, पुरुषवाची भी है और ठेकान भी है। अच्छा, गाय के बहुवचन होवे है, बताइए गाय का क्या है बहुवचन, क्या होता है, गय्यन, है ना, गय्यन। तो आंसर क्या हो जाएगा, गय्यन कहाँ है, तो गय्यन जो है यहाँ देखिए गय्यन, है ना, गय्यन। तो गय्यन जो है ये हो जाएगा इसका, है ना, इसका अर्थ गय्यन। अच्छा आगे चलते हैं, भेड़ा के बहुवचन लेंगे तो भेड़वेन, है ना, क्या हो जाएगा भेड़वेन। तो आप समझिए कौन सा है भेड़वेन, कौन सा है, कौन सा लग रहा है भेड़वेन, ये है क्या भेड़वेन, है ना, आंसर हो गया बी, भेड़ा के भेड़वेन। फिर है चिड़ै, ये चिड़ै है, चिड़िया को चिड़ै कहा जाता है, ठीक है, चिड़ै, ये याद रखिएगा, चिड़िया को चिड़ै कहा जाता है खोटा में। तो चिड़ै के कह रहा है कि लिंग कौन सा होगा, क्या पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा। उभयलिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बिना लिंग मतलब इसका कोई लिंग पता चलता ही नहीं है। तो क्या होगा चिड़ै, तो चिड़ै क्या हो जाएगा, चिड़ै हो जाएगा उभयलिंग, ठीक है। क्योंकि चिड़िया स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है हम लोग नहीं जानते हैं, वैसे तो दोनों होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी होता है, लेकिन हम लोग दोनों के लिए एक ही चीज़ का एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है चिड़ै, है ना। तो क्या हो जाएगा उभयलिंगी हो जाएगा ये। अगला चलते हैं, नौवा के 10वां नंबर क्वेश्चन है, नौवा की स्त्रीलिंग क्या है, नौवा का क्या है बताइए, स्त्रीलिंग क्या है। तो नौवा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए, नौवा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नौवा का हो जाएगा नौ वाइन, ठीक है, नौ वाइन, जैसे सड़ुवाइन उसे नौवाइन, है ना, नौवाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा नौवाइन, है ना, नौवा का नौवाइन। ई ना लगेगा, है ना, ई ना लगेगा, ई और ना जो है प्रत्यय लग के इसे करना। अब है डांगे मारबो, डांगे मारबो मतलब डांगे मारो मतलब डांग से मारेंगे, है ना, डांगे से मारेंगे। डांगा मतलब क्या है, डांगे मतलब होता है छड़ी, छड़ी से मारेंगे, डांगे मारबो। तो छे से लगा हुआ है ना, तो से जब लगेगा तो बताइए कौन सा प्रत्यय, कौन सा कारक जुड़ जाएगा। से जब हम लोग करेंगे तो से में कौन सा कारक लगता है, तो आपको कर्ता ने, कर्ता से, ये ना कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म को कर्म से, तो क्या होगा कर्ण से। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। फिर है तोहें कहलाई, ठीक है, तोहें कहलाई, अकर में कौन कारक है, तोहें, है लगा हुआ है ना, है तोहें। तो याद कीजिए कि जो कर्ता में ए लग रहा था, इस तरह से कुछ लग रहा था बिंदु, या फिर शून्य लग रहा था, शून्य एक था शून्य, ठीक है, शून्य भी था। तो ये शून्य में है, तोहें, तोहें में क्या है, तोहें जब है ये शून्य है, इसमें कुछ लगना नहीं है। तो जब लगा नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये कर्ता का आ जाएगा, तोहें कहलाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ता का हो जाएगा। अब है 1 दर्जन कायरा किनके लानबो, यहाँ 1 दर्जन कौन विशेषण लागे है, 1 दर्जन कैरा, कैरा का मतलब होता है केला, ठीक है। देखिए थोड़ा समझने में लगेगा समय, केला, ठीक है, कैरा को लिख दिया है केला, ठीक है, केला को कैरा लिख दिया है, ये कोटा में केरा ही होता है। तो बताइए किनके लानबो, किनके मतलब क्या, खरीद के लानबो, तो है ना, 1 दर्जन केला किनके लानबो। ई 1 दर्जन कैसा है, 1 दर्जन क्या बता रहा है, गुणवाचक है, इसका गुण तो नहीं बता रहा है, केला का गुण तो नहीं है। संख्या है, संख्या बिल्कुल संख्या बता रहा है कि ये केला में कितना होता है 12 होता है संख्या। लेकिन आपको पता है कि जो चीज़ को हम लोग नाप और तोल सकते हैं वो किस में आ जाता है, वो आ जाता है परिमाणवाचक में, है ना, परिमाणवाचक में, परिमाणवाचक में। तो जो हम लोग नाप कीन सकते हैं वो परिणामवाचक में आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी परिणामवाचक। अच्छा, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ो है, यहाँ 10वीं कैसन लगे 10वीं कक्षा में। अच्छा ये नाप तो नहीं सकते ना इसको, ऐसा तो है नहीं बटखरा से हम लोग नाप तो सकते हैं, तो नाप तो जब नहीं चल सकते हैं तो जाहिर सी बात है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संख्या विशेषण लागे, संख्या विशेषण, ठीक है, संख्या विशेषण क्या हो जाएगा, ये संख्या विशेषण। अच्छा देखिए यहाँ थोड़ा देखें कि ये विशेषण लागे है, तो जाहिर सी बात है ये विशेषण तो है, कक्षा 10 जो है कक्षा का क्या बता रहा है, ये जो है विशेषता बता रहा है, संख्या विशेषण लागे है, ई कर्म सूचक संख्यावाचक लागे है। देखिए आपसे इतना हार्ड नहीं पूछेगा, वैसे तो इसका आंसर डी है, लेकिन इतना हार्ड नहीं पूछेगा, कैसे नहीं बताते हैं। देखिए ये तो विशेषण है, जाहिर सी बात है, कक्षा जो है कक्षा का विशेषता बता रहा है कि 10वीं कक्षा है। जैसे मान लीजिए एक कक्षा में आप घुस गए, ठीक है, वहाँ स्टूडेंट बैठा है, तो आप पूछिएगा अरे ये कौन सा कक्षा है, आपने देखा नहीं कि पीछे शुरू में लिखा हुआ है ना,
जहाँ एंटर कर रहे थे गेट पर ही लिखा है कच्चा, लेकिन आप नहीं, तो वो तो कच्चा है आपको पता है, लेकिन वो कौन सा कच्चा है, 10वीं है, 12वीं है, 11वीं है ना, आपको नहीं पता है। जो नहीं पता है तो क्या है, ये विशेषता बतला कौन रहा है, 10वीं, ये 10वीं कच्चा, तो इसे कच्चा का क्या है, विशेषता बता रहा है, तो ये तो विशेषण हो गया एक। दूसरा है कि कितनी, कौन सा विशेषण है, तो आपको बहुत सारे विशेषण में एक रहता है संख्यावाचक, तो संख्यावाचक विशेषता बतला रहा है, क्योंकि ये संख्या बतला रहा है ना, संख्या है 10, तो संख्यावाचक हो गया। अच्छा, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, तो आप 2 है। तो अब देखिए तीसरा लिखा है कर्म सूचक, ये कर्म सूचक है ना, कर्म सूचक है ना, कर्म बता रहा है। इसे क्या है, 10वीं से पहले 9वीं होता है, इससे पहले 8वीं आता है, इससे पहले 7वीं आता है ना, तो कर्म सूचक है एक तरह से, तो कर्म सूचक बता रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या है, ये कर्म सूचक भी हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन इतना हार्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को टफनेस ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। आपसे बस पूछ दिया जाएगा कि बताइए 10वीं कौन सा है, तो ये संख्या सूचक विशेषण लागे, इस तरह से हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। मोहन खायल हेवत, हेवत हेवत लगाए, हेवत जब लगेगा तो संदिग्ध हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो हेवत जब लगेगा तो संदिग्ध हो जाएगा, संदिग्ध कहाँ है, देखिए सकाहा वर्तमान काल, ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर जो है बड़ा ईजी हो जाएगा, है ना। तो ऐसा क्या है कि आप पकड़ सकते हैं तुरंत, हेवत जहाँ लगेगा वहाँ रखना है कि संदिग्ध होगा, चाहे किसी में भी हो, ठीक है, चाहे वो भूत हो, वर्तमान हो, किसी में, तो जब भी हेवत रहेगा तो संदिग्ध में आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो खायल हैं, ठीक है, तो खायल हैं, खायल हैं, ये कौन प्रत्यय लगेगा बताइए, तो खायल हैं, तो अभी तुरंत खायल है ना, तुरंत तुरंत खा के भी उठा है, ठीक है, खायल है मतलब काम हो चुका है, लेकिन अभी तुरंत ही काम हुआ है। जब तुरंत काम हो जाए तो क्या हो जाएगा, आसन भूतकाल, ठीक है, आसन भूतकाल, अभी तुरंत काम हुआ है, तो जैसे ही तुरंत काम खत्म करने का बात आए तो क्या हो जाएगा, आसन भूतकाल, आसन भूतकाल, ये जो बी नंबर ऑप्शन है, तो याद रखना है। इसका क्या पहचाने का तरीका क्या है कि ल और है ये आएगा प्रत्यय, ठीक है, ल और है, ठीक है, अंत में ल और है। तो आपको काल में कुछ चीज़ें पहचानना होता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, यहाँ पे हेवत आएगा तो संदिग्ध से इसका नाता होता है, और दूसरा जो है कि ल और हे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आसन भूतकाल से इसका नाता होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, खटखटावे के, खटखटावे के, खटखटावे का कैसा होगा बताइए, खटखटाना, खटखटाना, अनुक्रमण कर रहा है ना, एक के बाद एक आ रहा है, खटखटाना है ना, खटखटाना, तो खटखटाना क्या है, अनुकरणात्मक हो जाएगा, है ना, अनुकरणात्मक हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अनुकरणात्मक। जब 2 बार आ रहा है, एक ही चीज़ 2 बार आ रहा है, तो ऐसी चीज़ जब आएंगे तो इसका अनुकरणात्मक कहा जाता है, तो आंसर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे देते हैं। ऊ कूदते गिरते गिर गए, वो कूदते कूदते गिर गए, कूदते कूदते गिर गए, ठीक है, कूद रहा था और गिर गया, ठीक है, कूद ही रहा था कि गिर गया, तो दो काम हो रहा है ना, कूद भी रहा था, एक काम कर रहा है दूसरा भी, तो कह रहे कौन सा, यहाँ जो है गिर गए, ठीक है, गिर गए कैसन कैसन क्रिया है बताइए, कैसा क्रिया होगा ये, तो आपको सबको पता है संयुक्त होगा। कैसे होगा संयुक्त, आपको बताते हैं। पहले तो वो कूद रहा था और साथ में गिर भी गया, तो 2 क्रिया एक साथ ही हो रहा है, कूद भी रहा था और प्लस में गिर गया, गिरना भी ये काम क्रिया कर गया, है ना, तो 2 क्रिया एक साथ हो गया, तो जो एक ही क्रिया, दोनों क्रिया एक साथ हो गया तो क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा उसका डी हो जाएगा, है ना, तो इसको पहचानना है आपको। अच्छा, खरगदत्ता, खरगदत्ता मतलब उसका दांत कैसा है, खरग कैसा है, और खरग का दांत कैसा होता है, लंबा लंबा होता है ना, तो जिसका दांत थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं खरगदत्ता है, को है ना, ये लड़की हो गया तो खरगदत्ती हो गई। तो खरगदत्ता जो है, जब देखिए अब इसमें क्या होता है कि खरगदत्ता में इसको बना हुआ है खरग, खरग और दत्ता, ठीक है, दत्ता, तो ये जो है ना, ये खरग जो है ये पूर्व पद है, ठीक है, पूर्व पद, और ये उत्तर पद है। तो उत्तर पद का जब विशेषता बतलाता है पूर्व पद, उस तरह ऐसे 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 शब्दों को कहा जाता है कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। तो दांत कैसा है, खरग के जैसा है, खरग के जैसा कि ना, खरगोश के जैसा है, तो इसका क्या है, विशेषता बतला रहा है, तो ये कर्मधारय का उदाहरण हो गया, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सॉरी, ये खरग जो है इसका क्या है, कर्मधारय हो जाएगा, है ना। तो आंसर 19 का जो है बी हो जाएगा, है ना, कर्मधारय। चलिए अगला देखते हैं। पंचफोरन, पंचफोरन, 5 मसाले मिल के बना हुआ होता है, उसे पंचफोरन कहा जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 5 है, शुरू में 5 है, तो शुरू में जब 5 होगा तो क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। हेठ ऊपर इधर उधर नजीक दूर कैसन अवयव लगे बताइए, हेठ ऊपर इधर उधर जी कैसे हैं, तो इधर उधर क्या है, हम लोग क्या बताते हैं, अरे वो समन्वय किधर हो, इधर हो, इधर इधर, वो समन्वय किधर हो, इधर हो, इधर उधर क्या है, तो क्या कहते हैं हम लोग, कहीं स्थान को बताने का काम करते हैं। ऊपर में हो, ऊपर में देखिए, ऊपर में रखा लिए, तो ऊपर में रखे हैं क्या है, कोई स्थान। अच्छा, वो मसलवा कहाँ रखा लिए, ऊपर में रखा लिए, देखिए, तो ऊपर में क्या है,
ठाव बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं। ठाव का मतलब होता है स्थान, तो स्थान बताने का काम कर रहे हैं। हेठ, हेठ मतलब हेठ हो तो नीचे हो, देखिए हेठ हो तो हेठ, ऊपर, इधर उधर, नजीक दूर, ये सब क्या है, हम लोग स्थान बताते हैं। तो जब स्थान बताते हैं तो क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि ठाववाची होगा, वाचक होगा। चलिए अब है पानी के अभावे खेती मरे लागल है। ठीक है, पानी के अभावे क्या है, खेती मरने लगा है। यहाँ कैसन अवयव लागे है, कह रहा है पानी के अभाव में खेती मरे लागे, यहाँ कैसन है, पानी के बिना, बिना है ना, खादी अभाव का मतलब क्या है, बिना। तो जब बिना शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा, जब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्या, संबोधन बता रहा है ना, संबंध बता रहा है, संबंध, संबोधन नहीं, संबंध बता रहा है। तो संबंध बता रहा है कि पानी नहीं आने से खेती का क्या है, खेती फसल मर रहा है ना। तो दोनों के बीच में संबंध है, पानी और फसल के बीच में संबंध है। तो जब संबंध बता रहा है तो जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संबंध बोधक हो जाएगा। चलिए अगला नंबर जाए 23 में, राम भात खाइल रहल है। राम भात क्या कर रहा है, खाइल रहल है। कह रहा है कि बताइए कौन सा है, राम भात खाइल रहल है। तो ये तो साधारण वाक्य हो गया ना, साधारण हो गया तो क्या हो जाएगा, इसमें कर्ता प्रधान है। तो जब कर्ता प्रधान है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा खाइल रहल है। कौन सा हो जाएगा, खाइल रहल है, तो ये हो जाएगा भात खाइल रहल है, तो क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, है ना। राम भात खाइल रहल है, एक बार फिर से सोचने दीजिए, राम भात खाइल रहल है। देखिए ये तो उदाहरण तो लग ही रहा है ना, कि ये तो इजी ही लग रहा है कि राम भात खाता है ना, खाइल रहल है, खा रहा है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, यहाँ जो है करता ही काम करेगा। फिर है सेहन से कुदल जाए रहल है। ठीक है, सेहन से सोहन होगा, सेहन लिख दिया है। अच्छा ये सेहन ही मान लेते हैं कि सेहन से कुदल रहल है। ठीक है, सेहन नाम है किसी का, से कुदल रहल है। तो बताइए से है ना, से जब लगेगा तो आपको पता है कि कर्ता के बाद में से लगेगा तो क्या है, कर्ता नहीं हो जाएगा, कर्ता नहीं होकर कर्मवाच्य हो जाएगा। तो कर्मवाच्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा ना, से कुदल जा रहल है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। अच्छा अगला है कि बड़ी बुझवैयल मुदा के मानल नए। ठीक है, बड़ी बुझवैये मुदा मानल नए, और बड़ा बुझवाएं, बहुत समझाएं उसको। बुझवैयल का मतलब होता है समझाना, कि बड़ी समझाएं लेकिन मुदा, लेकिन माना नहीं। जब ऐसा आ जाएगा ना, मुदा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुदा जब आ जाएगा तो याद रखना है कि संयुक्त हो जाएगा, है ना। मुदा है, या है, लेकिन है ना, ये सब चीज़ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको क्या कौन सा याद रखना है, आपको रखना है संयुक्त हो जाएगा, है ना। और होए, है ना, शब्द में जब और आ जाएगा, वाक्य में, शब्द बोल रहे हैं, वाक्य में जब और आ जाएगा तो ये सब क्या हो जाएगा, संयुक्त का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का संयुक्त का हो जाएगा, है ना, संयुक्त हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब है जैसे वो घर पहुँचले पानी बरसे लागले। घर पहुँचा और वैसे ही पानी बरसा, मतलब बड़ा किस्मत वाला था, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये सरल है। तो यहाँ देखिए जैसे ही घर पहुँच ले पानी बरसे लागले। ठीक है, पानी बरसे लागले, तो इसमें कुछ लगा नहीं है, और नहीं लगा है ना। लेकिन हमको पता है कि यहाँ तो एक ही वाक्य नहीं है ना, दो वाक्य है। तो दो वाक्य है लेकिन सरल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्या है, सरल रहता तो एक ही वाक्य में पूरा इसको कर देता। जैसे ये वाला सरल वाक्य, गाढ़ा के उठते हुए प्रातिक शब्द लागे। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये सरल वाक्य है, ये एक ही साथ कर दिया। लेकिन क्या है, यहाँ बिंदु दे दिया है, बिंदु के साथ दो दो वाक्य दे दिया है कि नहीं, देख रहे होंगे, दो दो वाक्य दे दिया है। जब ऐसा स्थिति हो कि दो वाक्य रहे और इसमें या नहीं लगा हो, लेकिन नहीं लगा हो, है ना, मुदा नहीं लगा हो, या और नहीं लगा हो, तो ऐसे वाक्य क्या हो जाएंगे, मिश्र वाक्य के अंतर्गत में आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य। अब है गाढ़ा कर उल्टा विपरीत तल लागे है। गाढ़ा, गाढ़ा का मतलब होता है क्या, गाढ़ा, कि दलिया गाढ़ बना दी, है ना। गाढ़, गाढ़ का मतलब क्या है कि क्या हो जाएगा, गाढ़ा। गाढ़ा मतलब क्या हो जाएगा, तो गाढ़ा का उल्टा लिखाइए, क्या हो जाएगा, गाढ़ा का उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, दीपा, खेता, ढीपा, ये क्या है, गाढ़ा, 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 गाढ़ा का क्या हो जाएगा, गाढ़ा मतलब होता है गाढ़ा कलर का, है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ढीपा। ठीक है, ढीपा। अच्छा यहाँ यहाँ बड़ा ही गलत चीज़ लिख दिया, गाढ़ा लिख दिया है, गड्ढा होगा। ठीक है, गड्ढा, गड्ढा, गड्ढा का मतलब होता है क्या, गड्ढा मतलब होता है जब आप ज़मीन को खोद के गड्ढा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया गड्ढा। ठीक है, ये गड्ढा। अच्छा ये गड्ढा हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये गड्ढा है, एक सेकेंड, गड्ढा, गाढ़ा लिख दिया, गाढ़ा का मतलब होता है गाढ़ा करना। ठीक है, ये ज़मीन का गड्ढा कर दिए। और ढीपा क्या होता है कि थोड़ा सा ज़मीन जो है, ज़मीन से ऊपर आप क्या कर दिए, थोड़ा ये मिट्टी दे दिए, तो ये ढीपा बन जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को गाड़ना रहता है ना, तो गाड़ने के बाद क्या है, उसको अंदर दे देते हैं और उसके ऊपर में मिट्टी भर देते हैं। तो मिट्टी भरने के बाद ढीपा, इस तरह से ढीपा हो जाता है। ठीक है, ये ढीपा, और ये गाढ़ा हो गया।
पहले खोदें, यहाँ लाश को रखें और इसको क्या करेंगे, समतल करेंगे। समतल करेंगे तो पता चला कि जितना मिट्टी निकाले थे उसको जब हम दे रहे हैं तो ढीपा हो गया। कुछ देर के बाद ये पूरा समतल हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ढीपा हो जाएगा। तो ये ढीपा कहा जाता है इसको, ठीक है, ढीपा, ठीक है, ढीपा। इसका गढ़ा का होगा, गड्ढा, गड्ढा होगा, ये गाढ़ा लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है तो गाढ़ा नहीं होगा, यहाँ गड्ढा होगा। तो गड्ढा का क्या होगा, ढीपा हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ढीपा हो जाएगा। क्योंकि गाढ़ा रहता तो इसका क्या होता, गाढ़ा का रहता, गाढ़ा का क्या होता, पातर, ठीक है, पातर। गाढ़ा रहता तो पातर हो जाता। पातर मतलब होता है हल्का, है ना। पातर मतलब कि गाढ़ा जैसे दाल हो जाता है तो उसको हम लोग पातर करते हैं ना, वो हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पातर दिया नहीं तो ढीपा हो जाएगा, है ना, ढीपा। वो गड्ढा का बात कर रहा है। अच्छा, सलसंत, सलसत, सलसत, वो बहुत सलसत है। सलसत मतलब क्या है, शांत है, ठीक है। सलसत मतलब शांत है, तो उसका उल्टे अर्थ क्या हो जाएगा, शांत का उल्टा क्या हो जाता है, शांत का उल्टा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहा है। बच्चा लोग में कहते हैं कि बहुत सलसत बच्चा है, तो क्या है, जो नहीं रहता वो क्या है, हुलमाइल, ठीक है। खोटा में कहा जाता है हुलमाइल, कि बहुत ज़्यादा जो है खटपटिया है ना, खटपटिया, तो क्या है, हुलमाइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हुलमाइल है। कैसा बच्चा होगा, सलसत का, हुलमाइल। अगला देखते हैं, थारा। थारा मतलब होता है बहुत बड़ा बर्तन को थारा कहा जाता है, थाली जैसा ही होता है थारा। अच्छा, उसका उनार्थक मतलब उसका छोटा वर्जन क्या हो जाएगा, थारा का छोटा वर्जन क्या हो जाएगा, बताइए। छोटा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, क्या है, थरौटी, ठीक है, थरौटी। थारी जो हो जाता है उसका मंझला वर्जन हो जाता है। थारा बड़का होगा, थारी छोटका होगा, इसमें हम लोग खाना खाते हैं। और थरौटी एकदम बुटकिंग होगा, ठीक है, थरौटी। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, थरौटी, ठीक है, थरौटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। कंफ्यूज नहीं होना, थारी जो है बीच वाला हो जाएगा और थरौटी जो है सबसे नीचे वाला हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, बहु के उनार्थक शब्द की लागे। बहु का उनार्थक शब्द क्या है, उनार्थक में बहु को हम लोग क्या कहते हैं, बहुरी, बहुरिया, बहुगे, बहुटी, क्या कहते हैं हम लोग, बहु। बहु मतलब क्या है, कन्याएं, है ना। तो क्या कहते हैं उसको, उसे कहते हैं बहुरिया, ठीक है, बहुरिया, ठीक है। अनादर वाचक है, अनादर वाचक मतलब अगर हमको बहुरिया को, बहु तो हो गया कि इज्जत दे रहे हैं, अरे बहू रानी इधर आइए, है ना, तो उसको आदर दे दिए हम लोग ना। और वही बहू को अगर हम लोग अनादर वाक्य से बोलना पड़ेगा, ठीक है, अनादर करना रहेगा, तो हम कहा बहुरिया इधर सुन, बहुरिया, ठीक है, बहुरिया। तो बहुरिया क्या है, अनादर वाच्य है, ठीक है। उसी को छोटा वर्जन भी कहते हैं, कि छोटा वर्जन, ठीक है, अनादर भी कहते हैं, छोटा वर्जन भी कहते हैं, ठीक है, अनादर, तो बहुरिया। अच्छा, विषगत, विषयगत के आधारे लोकगीत के बाँटा खूंटा में कौन टा न्याय लागे है, ठीक है। मतलब विषय के किस विषयगत के अनुसार, विषयगत के अनुसार कौन सा जो है लोकगीत को बाँटा खूंटा में नहीं लगता है, नहीं लगता है। संस्कार गीत में बांटते हैं, श्रम गीत में बांटते हैं, गीत हर पर्व में है, श्रृंगार रस पर्व में बांटते हैं, बताइए। तो अगर आपने पढ़ा होगा, लोकगीत को हम लोग किस में बांटते हैं, संस्कार गीत में बांटते हैं, श्रम गीत में बांटते हैं, त्यौहार और पर्व गीत में बांटते हैं, लेकिन श्रृंगार रस में नहीं बांटते हैं। हाँ, इन्हीं सब गीतों में कोई श्रृंगार रस पाया जाता है गीतों में, ठीक है। संस्कार गीत में हो सकता है उसमें श्रृंगार रस पाया जाए, इसी कुछ कुछ ऐसे भी गीत होंगे श्रम गीत के जिसमें श्रृंगार रस पाया जाएगा। पर्व त्यौहार में भी बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो श्रृंगार रस पाया जाता है। तो ये गीत का प्रकार है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये विषयगत आधार पर जो है गीत को बांटा गया है, लेकिन ये गीत का प्रकार है कि गीत में किस प्रकार का रस पाया जा रहा है, किस प्रकार का श्रृंगार रस पाया जा रहा है ना। तो ये तीनों में हो सकता है कॉमन, ठीक है, श्रृंगार रस जो है ये तीनों में कॉमन हो सकता है, लेकिन ये कोई प्रकार है एक तरह से, विषयगत प्रकार नहीं है, है ना। विषय पर या श्रृंगार है गया, ये सब तीनों हो जाएगा, ये नहीं होगा, है ना। तो न्याय लिखा है, तो न्याय है लिखा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, जो उसका डी हो जाएगा, ठीक है। 31 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, एकल में कौन रसानुभूति परक लागे है, ठीक है, रसानुभूति, रसानुभूति परक लागे है। परब का यहाँ है कि परब लागे को परक लिख दिया, परक गीत लागे है, रसानुभूति परक लागे है। तो कौन सा है, रसानुभूति मतलब रस का अनुभूति होता है, ठीक है। रसानुभूति का मतलब क्या है, रस का अनुभूति होता है। रस का मतलब क्या है, रस मतलब क्या है, आनंद, ठीक है, रस का मतलब है आनंद। कौन सा है जिसमें जो है अनुभूति होता है रस का, तो कौन सा हो जाएगा इसका, रस, श्रृंगार रस परक गीत, कर्मा है, छी छिकारी रस है, यह विरह गीत है, ठीक है। कौन सा परक की गीत लागे है, तो कौन सा होगा, तो श्रृंगार रस परक गीत लागे, ठीक है, परक, श्रृंगार रस परक, ठीक है, श्रृंगार रस परक होगा, इसका आंसर होगा श्रृंगार रस परक। यानी कि रसानुभूति किसमें लगता है, श्रृंगार रस, जिसमें ज़्यादा ज़्यादा जो है श्रृंगार किया हुआ रहता है। श्रृंगार का मतलब होता है कि उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मात्रा अलंकार इस्तेमाल किया जाता है ना। श्रृंगार, अलंकार क्या होता है, किसी गीत को जो है बहुत बढ़िया तरीके से रचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार लगाना पड़ेगा, तो वो श्रृंगार परक हो जाता है। यानी उसमें से बहुत ज़्यादा जो क्या है उसमें आभूषण दिया गया है ना। आभूषण का मतलब ऐसा नहीं कि सोना चांदी, आभूषण
उस श्रृंगार के लिए, उस गीत के लिए बहुत सारे जो है श्रृंगार जो होते हैं, आभूषण होते हैं, अलंकार लगाना रहता है, तो उसी को कहा जाता है श्रृंगार परक रस। ठीक है, ऐसा गीत आने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा दे दिया गया है, तो आपको मॉक में याद रखना है। यही सब गीत जो है थोड़ा सा आगे जाके जो है आपको परेशानी करेगा। डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ाना रहेगा कि है ना, अगर कोटा में डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना रहेगा तो क्या करेगा, इस तरह के क्वेश्चन दे दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद कम रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे आएंगे, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम ही है। कम ही क्या है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन है ही नहीं। अब 33 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे कि बितले हेमंत, देखिए बितले हेमंत, अब ये हेमंत सरकार का बात नहीं हो रहा है। हेमंत का मतलब होता है ठंडा मौसम, ठीक है, हेमंत मतलब होता है ठंडा मौसम। हेमंत आइले बसंत रे, हुलसत हमर हियाँ देखी के ऋतुराज रे। ठीक है, कह रहा है कि बीत गया हेमंत रुसन। हेमंत का मतलब हेमंत सोरेन नहीं है, क्या है कि शीत का मौसम जो है बीत गया और आया बसंत ऋतु, है ना, फरवरी का महीना आ गया है। तो कह रहा है कि हमें देख के बड़ा जो ऋतुराज आए रहे। ठीक है, हियाँ मतलब दिल जो है खुश बड़ा हो गया, हुलसत मतलब बहुत हुलसत, देख के बड़ा हुलसत हो गया ऋतुराज रे, है ना, ये ऋतुराज को देख के। कह रहे ई लतारे संबंध किस कथन से है, बसंत ऋतु से, हेमंत ऋतु से, निर्णया ऋतु से, या फिर शरद ऋतु से। देखिए बसंत, अब क्योंकि यहाँ दे ही दिया है, ठीक है, कुछ दिमाग लगाने वाला चीज़ ही नहीं है, लेकिन यहाँ दे दिया है कि हेमंत खत्म हो गया है और आ गया बसंत रे, तो ये बसंती ऋतु का होगा नहीं। तो जो बुद्धू ही होगा, जिसके पास दिमाग नहीं होगा, वो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा, कहेगा बाप रे बाप रे कितना हार्ड दे दिया। यहाँ लिखा है कि बीतल हेमंत ऋतु आयल बसंत रे, तो आ गया बसंत। कह रहा है कौन कथन, कौन गीत के लताए थे, तो बसंत ऋतु का है ना। हेमंत तो खत्म हो गया, तो हेमंत तो होगा ही नहीं। निर्णया कहा जाता है गर्मी को, शरद कहा जाता है वही हेमंत ऋतु को, है ना। हेमंत तो खत्म होने को रहता है ना, शरद ऋतु तो हेमंत कहलाता है। तो चलिए यहाँ खत्म हो गया। फिर कह रहा है सिंदूर लाल गेरू लाल आरो लाल ललका रंग रे, तोरो से टहटह लाल सहिया होगा, यहाँ सहिया लागे धन रे। ठीक है, सटिया लिख दिया है, सहिया होगा, इसमें बहुत गलती दिया है। तो कह रहा है कि लतारे कौन कथन का है, बताइए कौन कथन का है। तो चूँकि हम बता ही दिए आपको कि ये सहिया गीत है, ठीक है, ये सहिया गीत लागे हैं, बिल्कुल ऊपर वाला सही हो जाएगा, 1 नंबर सहिया गीत सही हो गया। ई गीत सहिया के ललिया के बखान करल गेल है, बिल्कुल सहिया के ललिया के जैसे बखान किया गया कि लाल रंग के जैसा हमारा दोस्ती है ना, उससे भी टहटह है, मतलब उससे भी ज़्यादा क्या है, रंगीला है, उससे भी ज़्यादा रंगीन है हमारा दोस्ती। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है कि सिंदूर गेरू या लाल रंगों से बेसी लाल है, बिल्कुल वही चीज़ है ना, इसी को और इसी को दोनों एक ही जैसा है। ये कथन क्या हो जाएगा, आंसर जो है डी जो है ये सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अम्बा पता लंबा लंबा बोर पतई चाकर, ककर घारे बिहाइले बाबा मोछ दरही पाकल। ठीक है, मोछ दरही पाकल। कह रहे अम्बा पता लंबा लंबा बोर पति चाकर, बोर का पत्ता कैसा रहता, चाकर, केकर घर बिहाइल बाबा मोछ दाढ़ी पाकर। ठीक है, तो कह रहा है कि ये कैसा गीत है। तो पहले तो गीत है कि बाप जो है ना, बाप को ये बोल रहा है कि जो कन्या है, ये गीत है वैसे तो कन्या के, ऐसा है कि कन्या गा रही है और गा के अपनी बाप से पूछ रहे हैं कि किसका घर जो है आप ब्याह लगा दिए हैं, लगन लगा दिए हैं, जिसका मोछ पका हुआ है, मतलब बूढ़ा हो गया है ना। तो ई के है, ई संस्कार ब्याह गीत लागे, बिल्कुल ये संस्कार गीत में गाया जाता है। एकर में एगो जुआन बेटी के मनोभाव है, जुआन बेटी, क्योंकि जवान बेटी है तभी तो बोल रही है कि किसके घर आप लगा दिए हैं जिसका मोछ जो है पाकल है, मोछ दाढ़ी पाकल है। एक जुआन बेटी के बियाह के बूढ़ा बाप दूल्हा संग करल गेल है। ठीक है, एक जुआन बेटी के बूढ़ा बोर करके गेल है। तो ऐसे मजाक में है, ऐसा सच्चाई वाला नहीं है गीत। तो क्या हो जाएगा, इसका सी भी सही हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब सब सही हो जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है ये सारे कथन जो है सही हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे कथन सही हो जाएंगे। आगे है एकनी ठकनी पुरेतिन पात, राजा घरे के बेल पात, काली गैया हकले आवे, तकर दूधवा के खाइल, हमर नूनी खाइल। तो जाहिर सी बात है, कह रहा है कि अकनी ढकनी पुरतिन पात, राजा घरे के बेले पात। ठीक है, कह रहा है कि काली गैया हकवे लाए, मतलब काली गैया कैसे आ रहा है, पूरा हकते हुए आती है। तो देखते होंगे जब वो शाम के वक्त आता है ना गुहाल में, तो ऐसे ही हकले आता है, मतलब बहुत एकदम गुस्सा से आएगा, कोई इसके सामने आ जाएगा तो मारते वारते निकल जाएगा, है ना। तो तकर दूधवा के खाए, उसका दूध कौन खाता है, हमर नूनी खाए। तो जाहिर सी बात है, बच्चा गीत लग रहा है, तो ये बाल गीत लग रहा है ना, बच्चा को सुताने के लिए ये सब गीत गाया जाता है। फिर है जब सो नहीं रहा होता है तो ये सब गीत गा के सुनाया जाता है, तो ये बाल गीत हो गया। दूसरा है एकर में एक गाय के वर्णन कर गए, बिल्कुल एकर में दूध हमर नूनी खाए, वही चीज़ है कि जो यहाँ लिखा है उसी को लिख दिया है। कह रहा है कि ये सारे कथन क्या है, सही हो जाएंगे, है ना। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे कथन सही है। आगे चलते हैं। आगे है अखरा धीपल रिंझे। ठीक है, अखरा धीपला रिंझे जे करमती लागे,
लुझे, अच्छा ऐसा अखरा दीपला रिझे जे करमती लुझे बारी देखा रस्मिक बाती ओहरे करम कराती ई कसन गीत लागे। तो ये तो कर्मा गीत है ना। यहाँ लिखा है ना कि करमती लूझे, करमेती लूझे का मतलब यहाँ करमेती है। करमेती कौन? कर्मा जो करता है उसको करमेती कहा जाता है। तो ये कर्मा गीत हो गया। स्वराय गीत तो नहीं है, टूसू गीत नहीं है, ना ही है, तो क्या है आंसर? क्या हो जाएगा? आंसर बड़ा ही इजी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ये कर्म गीत लागे। देखिए आपको क्वेश्चन पूरा समझना भी नहीं है, आपको बस करमेती ले याद रखना है। देखिए जैसे ही करमेती है, कर्म कराइती यहाँ लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कर्मा गीत हो गया इसका आंसर। स्वराय तो नहीं होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आ जाएंगे। तकरो ले अज गुताए आरो हमू जे देखलो हों आँका भीतर सांडा बोले रन 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 ये गीता ककर लतारे लगे। बताइए। तो ये देखिए ये तो समझ में आ नहीं रहा है। तो ये क्या है? बुझविया गीता है, ठीक है, यानी कि पहली गीत है जिसे हरबदिया कहा जाता है। हरबदिया या हरबदिया, है ना। तो ये हरबदिया गीत हो गया। अब यहाँ कह रहे हैं कि सोहराई पर्व में गावल जाए, गोवार मांगल पहर गावल जाए। तो सोहराई पर्व में ही हरबैया गीत गाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हरबैया गीत कहाँ है, तो सोहराई पर्व में गाया जाता है। तो ये भी सही हो गया कि ये गीत के माने हुए है घुंघूर। तो इस गीत का, क्योंकि ये क्या था? पहेली था ना, ये पहेली के जैसा बनाया गया है। तो ये पहेली का मतलब क्या था? ये पहेली का मतलब क्या था? घुंघूर, घुंघूर, घुंघरू, घुंघरू, सॉरी घुंघरू है, घुंघरू, घुंघरू। यहाँ कह रहा है तकरो जे अजगुतात आरो हमू के देखल हो आँखें भीतर सांडा बोले रन 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 रन। ठीक है, रन रन करता है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है तो क्या है, वो घुंघरू का आवाज़ जो है बड़े तेज हो जाता है, रन रन आने लगता है ना। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? घुंघरू इसका आंसर था, है ना। तो ये क्या है? पहेली के जैसा गाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये भी सभी सही हो जाएगा। पहले हरबेदिया है, हरबेदिया का किससे है? सोहराई पर्व से इसका संबंध है। और ये किसका? पहेली का मतलब क्या है? घुंघरू है ना, घुंघरू। अब है नदिया उ पारे गोरी रस लागल भारी हो। ठीक है, रास लागल भारी हो नाचे जायब कैसे गुइया। ठीक है, नाचे जायब कैसे गुइया दुइयो कूले भोरल नदिया हो। दूल्हे कूलर मतलब क्या है? पूरा नदी भरा हुआ है और उस पार जाना चाहता है कि उस बार जो है मेला लगा हुआ है। तो कह रहे हैं ये कैसन गीत है? बताइए ये कैसा गीत है? नदिया पार करने की बात कर रहा है कि नदिया उ पारे गोरी। ठीक है, नदिया के उस पारे गोरी रास लागल भारी हो। रास लागल मतलब मेला बहुत बड़ा लगा हुआ है। ठीक है, रास मतलब मेला बहुत बड़ा लगा हुआ है। नाचे जाए कैसे गियो। ठीक है ना, कैसे जाएंगे वहाँ पे? ठीक है, दुइयो कूले भरल नदिया, दोनों तरफ से भरा हुआ नदी है ना, दोनों किनारे से भरा हुआ नदी। तो ये कैसन गीत लगता है? बताइए ये कैसा गीत लगेगा? तो याद रखना है कि ऐसा गीत जो है वो झूमेर यानी कि रसधारी गीत लगता है। ठीक है, झूमेर। ठीक है, झूमेर। अच्छा, झूमेर गीत जो है कर्मा गीत में भी गाया जाता है। ठीक है, कर्मा, कर्मा है ना, कर्मा गीत में भी झूमेर गीत गाया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि कर्मा गीत में भी क्या गाया जाता है? झूमेर गीत गाया जाता है। तो ये गीत का प्रकार है एक। ठीक है, ये झूमेर गीत है ना, गीत का प्रकार है। और इस तरह के गीत को झूमेर गीत, इसमें झूमने की बात हो रही है ना, तो झूमेर गीत है ना। तो ये सब जो हो जाएगा आपका झूमेर गीत होता है, रसधारी गीत जिसे कहा जाता है। अब है आसन पातिक डसना कोरिया पातिक दोना दोने दोने मोद पियब हिये कोने सोना हिले कोने सोना। ठीक है, आसन पातक डसना कोरिया पातक दोना दोने दोने मोद पियब, ये कैसन गीत लगता है? बताइए ये कैसन गीत लगता है? कर्मा हो गया, सोहराय हो गया, शरम हो गया, यह सनाइन बांदरा खेलवा। बताइए कौन सा गीत हो जाएगा ये? तो ये जो हो जाएगा समान बांदर खेलवा। ठीक है, क्या हो जाएगा? समान बांदर खेलवा, क्योंकि आपको सोहराय है। देखिए असना, असना पातेक डसना कोरिया पातेक दोना दोने दोने मोद पियब हिले हिले कोनेक सोना। ठीक है, क्या है? हिले कोनेक सोना। अब देखिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये तो शर्म गीत नहीं लग रहा है। ये शर्म गीत नहीं लग रहा है। शर्म गीत लगता तो क्या है? किसानी गीत वगैरह, शर्म गीत वगैरह आपको वो पता चल जाता है। तो ये जो है वो बांदर खेलवा गीत लगता है। बांदर खेलवा, बांदर खिलाने जो आता है ना, तो जो मदारी होता है वो मदारी यही चीज़ कर करके जो है बांदर से खेलता है, खिलवाता है। ठीक है, बांदर को यही सब बोल बोल के क्या करता है, एक तरह से कहते हैं मनोरंजन करने का काम करता है। ठीक है, ये जो 4 लाइन है आपके पास दिखाई दे रहा है, आसन पातेक डसना कोरिया पातेक दोना दोने दोने मोद पियब हिले कोने के सोना। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग कुछ भी बोल बोल के जो है वो इंटरटेन करने की कोशिश करता है। इसी कारण जो है हम लोग उसको समझना भी नहीं है। लेकिन हमको याद रख लेना है कि ऐसा कुछ आए, है ना। तो कुछ क्या हम लोग है सामान्य बंदर खेला का गीत हो जाएगा, है ना। क्योंकि सोहराई, कर्मा और आसन का सब पहचानना बड़ा ईजी होता है। और जब ये सब चीज़ होगा तो क्या है समान। तो कुछ चीज़ों को है कि याद कर लेना है, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा छोड़ दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन को, है ना। अच्छा है, दूसरा है कि हमनी संगे ओहे दूर दूर जितना जैर से पात रक्त दियो एक 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 एक, ये पातें लतारे गलत छाँटा। ठीक है, तो कह रहा है कि हमनी संगे ओहे बात दूर जितना जैर के पात, दूर जितना जैर के पात,
जैर के पात कौन है? जैर के पात। कि हमनी संग वही बात, वही चीज़ हम लोग के साथ है कि जैर जितना देखो, जैर जो होता है ना, क्या होता है? वृक्ष का, जैसे ये मान लीजिए ये वृक्ष है, वृक्ष का ये जड़ है, ठीक है, ये जड़ है और ये पत्ता है, ठीक है। जड़ जो है ये पत्ता है, ये दिखाई दे रहा पत्ता है और ये जड़ है। तो कह रहा है कि हम लोग जो हैं, हमनी सब एक में, क्या कह रहा है? हमनी सब जो एक कविता है, उस कविता में ये भाव दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग जो इंसान हैं वो सब एक ही गाछ के हैं, है ना। कोई जड़ के नीचे है, मतलब कि कोई जो है वृक्ष के नीचे है, तो कोई जो है वृक्ष के ऊपर है, पत्ता के जैसा है, और तो कुछ कोई कैसा है? वृक्ष के नीचे है, यानी कि जड़ के जैसा है। लेकिन हम लोग का क्या है? हम लोग एक ही चीज़ से बंधे हुए हैं, वृक्ष का ही भाग है ना, वृक्ष का ही भाग है। यानी कि हम लोग जो है ये पृथ्वी का ही भाग है, इस देश का ही भाग है। चाहे कुछ जो है, कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ काला है, कुछ गोरा है, कोई कास्ट में ऊपर कास्ट का है, कोई नीचे कास्ट का, लेकिन क्या है? सब हम लोग एक ही देश के हैं, एक ही जाति, एक ही मानव जाति के हैं, है ना। तो यही बताने की कोशिश किया जा रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए कि ये जो पातक है, पातक का मतलब होता है ये पंक्ति जो है वो गलत छाटा, ठीक, गलत छाटने बोल रहा है, ये भी याद रखना है, पूरा पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही छाटिएगा इसको। यहाँ कह रहा है गलत छाटने की बात कर रहा है, सही मत छाट के आ जाइएगा, गलत। कि ई पाता एक पाथी डोंगर महुआ किताब लागे है, ठीक है, उसी में आया हुआ है ना, हम इन सब एक। तो ये जैसे ही पढ़िएगा वैसे ही समझ में आ जाएगा कि ये हम इन सब एक का कविता से लिया गया है। तो हम इन सब एक कविता जो है एक पाथी डोंगर महुआ में लिखा गया है, तो ये भी सही हो गया। ई पातक पाठ के नाम हम इन सब एक लागू है, बिल्कुल सही, ये भी सही हो गया। ई पातक के विभेदक बात गलत गल गेल है, विभेदक बात कहल गेल है। विभेदक का मतलब क्या है? विभेदक का मतलब ई पाता में एकाएक भाव के एकता का भाव एक है। तो क्या है विभेदक? विभेदक का मतलब है कि विभेद करने का बात किया जा रहा है, यानी कि मानव जाति को तोड़ने का बात किया जा रहा है। तो इसमें हम इन सब एक कहानी कविता जो पढ़िएगा तो ये तो कहा ही नहीं जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम सब एक ही हैं, एक ही गाछ के सब हैं। कोई क्या है कि गाछ के ऊपर में है, कोई गाछ के नीचे में है। तो ये तो एक करने का बात किया जा रहा है ना, तो विभेदक का बात नहीं है, विभेदक करने का बात नहीं। विभेदक का मतलब होता है अलग करना, विभेद करना, है ना। तो विभेद करने का बात नहीं कहा गया है, तो इसका आंसर क्या है? यही बात जो नहीं कहा गया। फिर क्या है कि एकता का भाव है, बस यही सी बात है, एकता का भाव जगाना चाह रहा है ना कवि, जो है इसमें एकता का भाव जगाना चाह रहा है कि हम लोग सब एक हैं। तो ये तीनों सही हो जाएगा, और ये तीसरा नंबर जो हो जाएगा वो तीसरा नंबर गलत हो जाएगा, है ना, तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। अच्छा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? हम इन सब एक कमेंट में बताइए, है ना, कमेंट में आपको करके बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। अब है हम इन छोटा पूरे के वासी एक एक ठीने चासा चासी एक ठीने चासा चासी में ई पाता है कि गलत लतारे गलत छांटा। बताइए, हम इन छोटा नागपुर के वासी एक एक ठीने चासा चासी एकर में एक एक ठीने चासा चासी एक पाता है कौन गलत छांटा। ठीक है, तो हम लोग समझ जाना चाहिए कि हम लोग ये कविता किस कविता से लिया गया है। ठीक है, ये जो पंक्ति है पाता यहाँ लिखा है, पंक्ति को यहाँ पातक लिखा है, ठीक है, पातक लिखा हुआ है, तो पातक मतलब पंक्ति, कि ये पंक्ति जो है एक डोंगल महुआ से लिखा है, ठीक है, एक डोंगल महुआ से। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस कविता से लिया गया है। तो कविता का नाम है आगू करब अपन देश, क्या उसी से लिया गया है? आगू करब अपन देश से लिया गया, बिल्कुल सही, आगू करब अपन देश से ही लिया गया है। और आगू करब अपन देश किसमें लिखा है? एक पाठक एक पथिया डोंगल महुआ में लिखा है ना। फिर है ई रचनाकर सुकुमार जी लागे है, आगू करब अपन देश में सुकुमार जी लिखा है, तो बिल्कुल सही है, सुकुमार जी लिखा है। सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है? सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा, है ना। फिर कह रहा है कि ई प्राकृतिक चित्रण लागे है, क्या ये प्राकृतिक चित्रण गीत लागे है? तो इसमें प्राकृतिक चित्रण कहाँ कर रहा है? यहाँ तो क्या कर रहा है? अपना देशभक्ति का भाव जगा रहा है ना। तो जब देशभक्ति का भाव जगा रहा है तो जाहिर सी बात है यही गलत हो जाएगा कि ये प्राकृतिक चित्रण नहीं कर रहा है बल्कि देशभक्ति का गीत है। तो देशभक्ति में प्राकृतिक चित्रण कैसे करेगा, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, है ना। जैसे अगर सुहान लागे रे रहता या फिर कितने सुंदर छोटा नागपुर रहता तो उसमें कह सकते थे कि जो है प्राकृतिक चित्रण जो है कर किया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है? ये एक तरह से देशभक्ति वाला गीत है। अच्छा, राष्ट्र कर आन बान, ठीक है, राष्ट्र कर आन बान मान देशे के जवान सब, देशे के जवान पर परान है किसान सब। ये पता है ये पंक्ति लतारे संबंध गलत स्थान का छाटा, गलत स्थान का लगा। बताइए, इस पंक्ति से रिलेटेड है ना संबंध में गलत कथन को छाटिए। तो राष्ट्र के आन बान शान, ठीक है, आन बान मान देश के जवान सब। देश का जवान क्या है? देश का जवान जो है वो हमारे देश का क्या है? आन बान शान है। देश के जवान के प्राण है किसान सब। देश का जवान का, ठीक है, जवान का जो है यानी कि सेना का प्राण है कौन? किसान सब, ठीक है। देश की सेना का या जवान का मतलब युवा लोगों का, या फिर जवान का मतलब सेना लोगों का प्राण कौन है? किसान सब, क्योंकि किसान उगाता है तभी तो खाता है, तभी तो उसके प्राण जगा हुआ रहता है ना। कह रहा है कि इसमें गलत है। तो ये पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये किस कविता में आया है। पहले तो सीधा
क्वेश्चन पढ़ते ही ये दिमाग में हिट करना चाहिए कि ये जो पंक्ति है वो किस कविता में आया है। तो किस कविता में आया है, तो इस पंक्ति आया हुआ है जय जवान जय किसान। ठीक है, क्या है कविता का नाम, जय जवान जय किसान। और किसके द्वारा लिखा गया, तो महेश गोलवाकर के द्वारा लिखा गया। अच्छा, ये कविता किस किताब में आया है, तो एक पाथिक डोंगल महुआ में आया है। तो ये तीनों तो सही हो गया। ई पता जो है ये कह रहा है गलत छाटा, गलत तो यही लग रहा है कि सोहान लागे रे किताब में छापा है। सोहान लागे किताब में नहीं होगा, क्योंकि ये किस में आया है, सोहान लागे में नहीं आया है। किस में आया है, एक पाथिक डोंगल महुआ में आया है। तो आंसर क्या हो गया, यही हो गया गलत। अच्छा, दिखा क्या था कि ये पंक्ति रचनाकार महेश गोलवाकर का है, बिल्कुल सही है। ई पाथिक ई जो है, ई पंक्ति जो है एक पाथिक डोंगल महुआ में आया हुआ है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। बी नंबर भी सही हो जाएगा, है ना, ये सही हो गया। फिर एक ईज है गुलीन, ये पाता गुलीन जय जवान जय किसान पाठ में लगल, ये भी सही हो जाएगा। तो तीनों सही हो जाएगा और ये सही है, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जय जवान जय किसान किताब के कौन कौन किताबें छापल है, जय जवान जय किसान। तो इसमें बताने वाला कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दे दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि खोटा में 3 ऐसे किताब हैं जो इसमें ये कविता छपा हुआ है। ठीक है, ये कविता जो है जय जवान जय किसान जो कविता है वो 3 किताब में छपा हुआ है। एक पाथिक डोंगल महुआ में छपा हुआ जो हम लोग को पढ़ना है, जिसका संतोष कुमार महतो जो है संपादक हैं। और दूसरा है खोटा पद और गद्य संग्रह जो ए के झा हैं, है ना, जिसको भी पढ़ना, ये हम लोग को पढ़ना था। किसमें ये पढ़ना था हम लोग को, जो पहला नोटिफिकेशन आया था, है ना, खोटा का सीजीएल का पहला नोटिफिकेशन जो आया था यही आया था। फिर डू डायर जरूर फूल, ये भी जो है, ये भी एक किताब है, इसमें भी कविता संग्रह है, इसमें भी ये कविता जो है छपा हुआ है। तो तीनों में ये छपा हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा घुमाने के लिए क्वेश्चन दे दिया गया, लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। आपसे बस यही पूछा जाएगा कि एक पाथिक डोंगल महुआ, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा सोहान लागे रे, है ना, सोहान लागे रे दे दिया जाएगा। तीसरा दे दिया जाएगा, क्या जानते हैं, तीसरा दे दिया जाएगा कि ये निबंध है ना, निबंध है। तो आपको देना ये तीसरों में देगा, ये तीनों में कोई नहीं। तो इसमें से आपको क्या रखना, याद रखना है कि जय जवान जय किसान जो है सिलेबस के अनुसार एक पाथिक डोंगल महुआ में आपको देना है। वैसे देखा जाए खोटा का पूरा देखा जाए, खोटा में पूरा देखा जाए, खोटा दुनिया में देखा जाए, तो ये तीनों किताब में ये कविता छपा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। महेश गोलवाकर के बाप के नाम की लागे। ठीक है, तो महेश गोलवाकर के बाप के नाम क्या लगता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, क्योंकि हम लोग को 25 ऐसे साहित्यकार हैं जिनका जिक्र हमारे सीजीएल सिलेबस के अनुसार है 25, जिसमें से 7 तो ऐसे हैं जिसका तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, 7 ऐसे हैं जिसका हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जो अंतिम में दिया है सिलेबस में कि जीवनी जो है 7 साहित्यकार का लिखना है, तो इसमें तो हमको जानना ही जानना है। लेकिन बाकी के जो साहित्यकार हैं उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिचय जानना है। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ जन्म, है ना, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको रखना है। तो महेश गोलवाकर का जो है पिताजी का नाम जो है वो क्या हो जाएगा, वो सुखदेव साव हो जाएगा। ठीक है, सुखदेव साव हो जाएगा, तो याद रखना है सुखदेव साव हो जाएगा। ठीक है, सुखदेव साव। और महेश गोलवाकर कहाँ जन्म लिए हैं, तो रामगढ़ जिला में जन्म लिए हैं। ठीक है, रामगढ़ जिला में रहे हैं, है ना। गोलवार लिखा है ना, तो कहाँ लिए हैं, गोला में लिए हैं ना, रामगढ़ गोला जो है वहाँ पर जन्म लिए हैं। तो इसका आंसर गोला है, गोला है, इसी का नहीं है, गोलवार लिख रहे हैं ना, गोलवार। महेश गोलवार कहाँ, गोला में जन्म लिए हैं, गोलवार ही हैं, और गोला कहाँ है, तो रामगढ़ में है। और उसके पिताजी का नाम सुखदेव। तो आंसर जो बी हो जाएगा। अभी ए के झा के लिखल पाठ नए लागे है, तो ए के झा के लिखा हुआ कौन है, आज एकाक खोटा, फिर है तब हम कवि नए, स्वागत और देशक जुआन। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देशक जुआन क्या इन्हीं का लिखा हुआ था, देशक जुआन, याद कीजिए। देशक जुआन किसका लिखा हुआ था, देशक जुआन तो इसका नहीं लिखा हुआ था। अभी तो हमने देखे थे देशक जुआन किसका लिखा हुआ था, देशक जुआन उनका नहीं लिखा है। स्वागत, अच्छा स्वागत हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तब हम कवि ना ये तो लिखा हुआ था। हम लोग को जो कविता लिखना है, शिष्ट गीत पढ़ना है, तो शिष्ट गीत में तो ये आ रहा था, ये भी आ रहा था, आज सिर्फ खोटा। ठीक है, आज सिर्फ खोटा ये आया हुआ था। तो ये और ये तो हम लोग पता था, ये दोनों चीज़ हम लोग को पता था। ये हम लोग दोनों को नहीं पता था, लेकिन हम लोग ये जानते थे कि देशक जुआन जो है वो किसका लिखा हुआ है ना, लेकिन इसका नहीं लिखा हुआ था। तो जाहिर सी बात है, जब इनका नहीं लिखा हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा देशक जुआन किसका लिखा हुआ है। अगर आप देशक जुआन जानते हैं लिखा हुआ किसका है, तो आप आराम से इसको जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको जो बना सकते हैं। तो देशक जुआन जो है विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया था। तो ये तो हमको पता है विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। और स्वागत हम लोग को नहीं पता था, तो हम लोग जब इसका पता है और ये दोनों का पता है, तो तीसरा नहीं भी पता चले तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, देशक जुआन जो है वो ए के झा के द्वारा नहीं लिखा गया है। अच्छा तीसरा जाते हैं। रूसल भोला पाठ के आधार बतावा कि पार्वती जी शिव जी के समय सिरे ले की मांग दिले नय पारल रहत।
ठीक है। कह रहा है कि रूसल भोला में आधार में बताओ कि पार्वती जी जो है शिव के समय सिरे की मांग ले हले जे ना दिए पारले, क्या नहीं दिए पारले बताइए। पार्वती संगे मांग सिराए रहल है, पार्वती धारे के नाम व्यस्त रहल है, पार्वती धारे वाहन सभी परेशान करो हले, पार्वती शिव के संग में झगड़ा है गेल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा वो है पार्वती के वाहन सभी परेशान करो हले। ठीक है। कह रहा है कि पार्वती जी है रूसल भोला के आधार में पार्वती जी शिव जी को समय पर जो है जो मांग रहे थे, है ना, क्या मांग रहे थे? भांग मांग रहे थे, वो किस कारण नहीं दे पाई। तो कारण क्या था? कारण ये था कि घर में जो जितने भी वाहन थे, जैसे मेजूर था, मेजूर का मतलब क्या था? मेजूर का मतलब मोर था, फिर आपका चूहा था, है ना, चूहा किसका वाहन है? तो गणेश जी का है ना, फिर नंदी, ये सब एक दूसरे पर लड़ रहे थे ना, तो उन सभी का झगड़ा को छुड़ाने में ही इतना समय लग गया, है ना, कि वो भांग नहीं बना पाई। और जब भांग नहीं बना पाई तो क्या हुए कि सही समय में भगवान शिव को वो भांग नहीं दे पाई, और क्या है कि वो रूस के कहाँ चले गए? घर छोड़ के चले गए, है ना। इसका क्या हो जाएगा कि पार्वती के घरे में वाहन सभी परेशान करो हेले, इसीलिए जो नहीं बना पाई। अगला चलते हैं। अगला जो है 48 में आगे हम लोग, है ना, 48वें क्वेश्चन में आगे हैं। तोर गाछ टाक नाम महुल, फायदा सबके अति बहुल। ठीक है, देखिए, तोर गाछ टाक नाम महुल, तुम्हारा गाछ का नाम है क्या है? महुल। महुआ को महुल कहा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? छोटा नाम कर दिया है। ठीक है, महुल तो नहीं कहा था कोई, लेकिन क्या है यहाँ पे अतुल कुमार मुखर्जी जी ने क्या कर दिया है? नाम छोटा कर दिया, महुआ को महुल कह दिया है। ठीक है, तोर गाछ टाक नाम महुल, तुम्हारा गाछ का नाम क्या है? महुल। और फायदा सबके अति बहुल, फायदा क्या है? बहुत ज़्यादा है इसका, है ना, अति बहुल, अति मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा है। कह रहा है ये पंक्ति क्विज पाठ में आया है, तो जाहिर सी बात है महुआ भिन्नता इसके द्वारा लिखा गया है, अतुल कुमार मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो बस इतना चीज़ याद रखना है। तोर गाछ कर नाम महुल, यहाँ तोर सर्वनाम ककर खातिर होले। बताइए, तोर महुल यहाँ सर्वनाम ककर खातिर, तोर किसकी खातिर हुआ है? तो कोर महुआ खातिर हुआ है ना, महुआ की बोल रहा है ना, महुआ का ही प्रशंसा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है महुआ के बारे में आया हुआ है, तो महुआ है। कोई यहाँ दिया है, कुसुम दिया है, पारस दिया है, ये सब कहाँ है? महुआ का बात हो रहा है, तो महुआ ही होगा इसका आंसर। ये तो बड़ा ईजी था। अब सभी के नजर तोड़ धने, भाव जुगुत ई खन, माय माटी बेहाल हत, छुआ हिया कांधे हत। ठीक है, कह रहा है कि सभी नज़र तोड़ दने, सभी का नज़र तुम्हारे दने है। भाव का मतलब भाव जुगुत ई खन, माय माटी बेहाल हत, माय माटी जो है, माय माटी बेहाल है, और छुआ हिया कांधे हत। अब कहूँगा बता कि ये कविता पाता कौन कविता मायले? ये कविता पाता लिख दिया है, यहाँ पाता होगा। ठीक है, ये पंक्ति जो है, ये कविता का पंक्ति कौन कविता में लागी है? बताइए, किस कविता में? आगू करब अपन देश, जय जवान जय किसान, देशक जुआन, ये जुआन कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देशक जुआन। ठीक है, देशक जुआन। तो देखिए थोड़ा ये डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको याद रखना है कि पंक्ति किस में आया हुआ है। तो यहाँ जो है ये जो है कविता, ये जो पंक्ति जो है वो देशक जुआन में आया है, तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, यहाँ से हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन को हम लोग लगा लिए हैं। 50 क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में आएगा, है ना। अगला 50 क्वेश्चन किस में आएगा? पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है। तो इस वीडियो को सब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई परेशानी हो किसी तरह का तो कमेंट में बताइए, है ना, हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। और सब्सक्राइब करके चैनल पर जो घंटी का निशान है उसको दबा लीजिए, ताकि जब हम लोग पार्ट 2 इसका जो हम लोग अपलोड करें तो आपको समय पर सूचना मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।